नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑडिट मामलों के अंदर जयपुर सीजीएसटी जोन देश में छठे पायदान पर है। दरअसल देश के 48 सीजीएसटी आयुक्तालयों की वार्षिक समग्र ग्रेडिंग जारी है। लेखा परीक्षा महानिदेशालय सीबीआईसी ने यह ग्रेडिंग जारी की। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 में जयपुर सीजीएसटी जोन को बड़ी सफलता मिली थी। मुंबई दिल्ली जोन की तुलना में मीलों आगे रहा जयपुर जोन। रांची सीजीएसटी जोन रहा देश में पहले स्थान पर। 100 अंकों में से रांची सीजीएसटी जोन को मिले हैं 79.2 अंक। जयपुर सीजीएसटी जोन को मिले हैं 100 अंकों में से 70.48 अंक और 56.55 अंक के साथ चंडीगढ़ सीजीएसटी जोन देश में सबसे निचले पायदान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट योजना जारी है। देश भर में चुने गए करदाताओं की मार्च 2026 तक पूरी होगी ऑडिट। और अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट मैच की, जिसमें शहर के अंदर हर कोई परेशान सा नजर आता है। हर किसी को चाहिए मैच का मुफ्त पास। दरअसल 13 अप्रैल को मैच के लिए सबसे ज्यादा पास की डिमांड है और वो मुफ्त पास की डिमांड है। क्रिकेट पास के चक्कर में लोगों के संबंध भी इस दौरान खराब हो रहे हैं। दूसरी तरफ आईपीएल मैच के खुद आयोजक भी परेशान हैं। 50 से 60% टिकटें मुफ्त में ही चले जाने से वो परेशान है। सूत्रों के अनुसार जयपुर मैच में जाती है सबसे ज्यादा मुफ्त टिकटें। ऐसे में मैच से आयोजकों को नहीं मिल रहा अपेक्षित लाभ। पिछले दिनों राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में किया था क्रिकेट मैच और कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, क्योंकि वहां फ्री पास मांगने वालों की भीड़ बेहद कम है। लेकिन जयपुर में मुफ्त पास मांगने वाले लोगों का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। इसी बीच जयपुर शहर में हो रही इन टिकटों की जबरदस्त कालाबाजारी भी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। पीएमएलए कानून में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। अंतरिम रूप से जब्त संपत्तियों पर निर्णय आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए भेजे संबंधित काबिज को नोटिस। साथ ही दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति को अटैच भी किया गया है। जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट को भी ईडी ने नोटिस दिया है। इसके अलावा मुंबई के बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस की 7, 8, 9वीं मंजिल पर किराएदार है कंपनी। हर माह किराया लीज राशि प्रवर्तन निदेशालय को जमा कराने के निर्देश दिए गए। ईडी ने 988 करोड़ के घोटाले की लंबी जांच के बाद यह कार्रवाई की। एजेएल की 3 शहरों में स्थित है संपत्तियां और कंपनियों में 90.2 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों को ईडी ने अंतिम रूप से जब्त किया है। दरअसल 20 नवंबर 23 को अंतरिम जब्ती की कार्रवाई हुई और अंतरिम जब्ती को संबंधित अदालत ने सही मानकर 10 अप्रैल 2024 को इसकी पुष्टि की। कानूनी कार्रवाई में शामिल नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा है संपत्तियों का मामला। गांधी परिवार के खिलाफ सुब्रमण्य स्वामी ने शिकायत की थी। पीएमएलए 2002 के तहत यंग इंडियन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी खरीदी थी एजेएल। संपत्तियों को 2000 करोड़ की संपत्तियों को खरीदा गया था सिर्फ 50 लाख रुपए में। मामले को लेकर ईडी की जांच में सामने आए कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। यंग इंडियन और एजेएल संपत्तियों का गलत इस्तेमाल सामने आया। धन शोधन से जुड़े 18 करोड़ रुपए के नकली दान की भी बात सामने आई। 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए की जानकारी भी इस दौरान मिली है। 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों का भी जांच के अंदर खुलासा हुआ है। क्या वाकई में जयपुर एयरपोर्ट डायवर्सन का अड्डा बनता जा रहा है? आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली में नहीं होती लैंडिंग तो जयपुर एयरपोर्ट पर होता है डायवर्जन। साल 2024-25 में कुल 463 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई है, यानी लगभग हर दिन एक से ज्यादा फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची।
जयपुर में जो डाइवर्ट होती है फ्लाइट, कोड ई श्रेणी की विमानों की आसानी से हैंडलिंग, बोइंग 777, एयरबस 330 जैसे विमान कोड ई श्रेणी में शामिल है। जम्बो जेट विमानों की जयपुर में हो रही आसान हैंडलिंग, फ्लाइट लैंडिंग के लिए आरवीआर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, पैरेलल टैक्सी ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई। ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम से एक्यूरेसी ज्यादा है। खराब मौसम के दौरान भी विमानों की लैंडिंग कराना संभव और इसलिए डायवर्सन का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है जयपुर एयरपोर्ट। आज दरअसल देश भर के अंदर आपने भी हो सकता है महसूस किया हो, यूपीआई सर्विस 3 घंटे तक डाउन रही थी। यूजर्स को पेमेंट में दिक्कत आई। 20 दिन में तीसरी बार इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सुबह करीब 11:30 बजे से 1 बजे तक ज्यादा पेमेंट फेल्योर रहा। 81% को पेमेंट करने, 17% लोगों को फंड ट्रांसफर करने और करीब 2% को खरीदारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परेशानी पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई कहते हैं, उसने जानकारी दी और कहा कि अभी रुक रुक कर टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है। दोपहर करीब 1 बजे सबसे ज्यादा 2400 लोगों ने समस्या रिपोर्ट दी। वहीं दोपहर 2:30 बजे से समस्या में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो गया। अमूमन ऐसा भी होता है कि जब आप अपग्रेडेशन के फेज में होते हैं तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और उसके लिए उस दिन को चुना जाता है जिस दिन व्यापार कम होता है, मसलन सैटरडे और संडे, या फिर इस तरीके के अपडेशन देर रात को होते हैं। लेकिन सुबह सुबह इस तरीके की समस्या आना, उसके लिए कहा जा रहा है कि इस समस्या के लिए खेद और जल्द इस व्यवस्था को सुधारा जाए। और बात करते हैं प्रदेश की अदालतों की। दरअसल प्रदेश में अदालतों की सुनवाई का वक्त बदलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ अदालतों में समय के अंदर बदलाव किया जाएगा। 15 अप्रैल से 27 जून तक प्रदेश में न्यायालयों की सुनवाई का वक्त बदल रहा है। 15 अप्रैल से 27 जून तक ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा न्यायिक कार्यों का समय। कार्यालय का समय सुबह रहेगा 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में रहेगा सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय। कार्यालय का समय जो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहने वाला है। पीठासीन अधिकारियों के चैम्बर्स में कार्य समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक रहने वाला है। पीठासीन अधिकारियों के चैम्बर में कार्य समय करीब 1 माह पूर्व हाईकोर्ट रजिस्ट्रार प्रशासन शैलेंद्र व्यास ने जारी की थी अधिसूचना। और बात करते हैं दुनिया के अंदर उन 2 देशों की जिनके बीच में सीधा वॉर नहीं बल्कि टैरिफ वॉर हो रहा है। उनमें से एक देश है चीन और दूसरा है अमेरिका। चीन का अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर टकराव शुरू है। चीन ने अमेरिका से होने वाले आयात पर 125% टैरिफ लगाया है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर का असर। दरअसल कई दशकों के बाद विश्व व्यापार व्यवस्था के अंदर एक अलग तरीके की हलचल पैदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों को टैरिफ में 90 दिन की राहत दी है। हालांकि उस दौरान बेस लाइन के साथ 10% टैरिफ को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन जो 90 दिन की राहत दी, इससे भारी गिरावट के बाद संभलते हुए दुनिया के शेयर बाजार नजर आए और इस समय निवेशकों को गोल्ड में ही दिख रहा सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे ज्यादा सुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं। इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है विश्व में सोने का भाव। कोविड-19 के समय जैसी हो रही थी फाइनेंशियल मार्केट की हालत, गिरने लगी डॉलर की कीमत, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा दुनिया भर के शेयर बाजार उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। असम में नेपाल के राजशाही समर्थक नेता प्रसाई के सरेंडर की खबर है। खबरों के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने किया दुर्गा प्रसाई को गिरफ्तार। बुधवार को नेपाल पुलिस के आला अफसर ने की गुवाहाटी की यात्रा। इसके बाद नेपाल पुलिस ने दुर्गा प्रसाई को छापा से गिरफ्तार किया।
28 मार्च को नेपाल में राजशाही के समर्थन में हुआ प्रदर्शन, 2 की मौत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ तिनकुनी में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के पीछे बताई जा रही है दुर्गा प्रसाई की मुख्य भूमिका। और सीमा के नजदीक नेपाल के छापा जिले में अंगरक्षक के साथ गिरफ्तार किए गए। नेपाल के डिजिटल मीडिया ने प्रसारित की है गिरफ्तारी की खबर। भारत नेपाल सीमा से काठमांडू लाते हुए पुलिस और दुर्गा प्रसाद की तस्वीर सामने आई और उसको शेयर किया गया। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना अब आरएलडी में शामिल। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने करवाया पार्टी में शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए अवाना ने ज्वाइन की है आरएलडी। अवाना ने इस बार कांग्रेस के टिकट से नदबई से लड़ा था चुनाव। पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं जोगिंदर सिंह अवाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पदाधिकारी भी रह चुके हैं अवाना और अब यूपी की सियासत को देखते हुए वो आरएलडी का दामन थाम चुके हैं।